चलिए रिवीजन करते हैं आज का। पहले एक फाइल खोल लेते हैं। नाइट शिफ्ट जनरल स्टडी हम लोग इवनिंग कर रहे थे, इकोनॉमिक्स कर रहे थे। इकोनॉमिक्स में आज हम लोगों को करना है, क्या बोलते हैं, वित्तीय व्यवस्था। वित्तीय व्यवस्था का आज फर्स्ट चैप्टर करते हैं हम लोग। पार्ट 1 पढ़ने वाले हैं, जिसको ओपन कर लेते हैं और देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या अपना यूपीएससी सी 2024 का कुछ सवाल है, उसको पहले देख लेते हैं कि क्या है। सवाल पूछ रहा है कि दिसंबर 2023 तक भारत सरकार द्वारा कितने परिसीमन आयोग गठित किए गए हैं, कितने, ठीक है। तो 4 किए गए। परिसीमन होता है कि जब जनसंख्या बढ़ जाता है ना एरिया का, तो उसमें फिर से एक क्षेत्र फिर से डिसाइड करते हैं कि टोटल लोकसभा राज्यसभा का कितना सीट होगा, ये सब का वही परिसीमन होता है, ठीक है। जो कि हर एक में लास्ट में 2-2 आएगा। तो 1952 में, फिर 1962 में, फिर 1972 में, फिर 2002 में, ठीक है। तो हर एक के अंत में 2-2 है। 1952, 1962, 1972, ठीक है। हर एक 10 साल पे परिसीमन होना है। तो 1952 से 62, 62 से 72, 3 बार लगातार हुआ। 52, 62, 72, 3 बार लगातार हुआ। 52, 62, 73 और एक 2000, उसके बाद नहीं हुआ, उसका 2002 में हुआ, ठीक है। तो 4 बार क्या कहते हैं कि परिसीमन हुआ है। और किस कमेटी के सिफारिश पे हुआ है? तो कुलदीप नायर समिति के सिफारिश पे हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट, परिसीमन किस आर्टिकल में लिखा हुआ है? परिसीमन के बारे में, परिसीमन के बारे में किस आर्टिकल में लिखा है? 82 में, 8 to 10 माने कि 82 आर्टिकल में 82 में लिखा हुआ है परिसीमन के बारे में। आगे चलते हैं कि संविधान के 71वें संशोधन, एक मिनट, क्या बोलते हैं कि ये कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ? 84वां, ठीक है ना। आगे बात करते हैं संविधान के 71वें संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा निम्नलिखित में से किस भाषा को शामिल करने के लिए संविधान की 8वीं अनुसूची में संशोधन किया गया था? तो 71वां है, तो आपको पता ही होगा, नमक, ठीक है। तो नेपाली, मणिपुर, कोंकणी, वही बात लिखा है कि 21वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से क्या बोलते हैं कि 15वां भाषा सिंधी, उसका 71वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से 3 भाषा जोड़ा गया, जिसको नमक, ठीक है, नेपाली, मणिपुर, कोंकणी, ठीक है। उसके बाद दोनों को जोड़ेंगे 21 और 71 को, तो हो जाएगा फिर 92, ठीक है। तो 92 हुआ बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। संविधान के भारत के संविधान के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है? नगर पालिका की शक्तियाँ संविधान के भाग 9 क में लिखी गई है। नगर पालिका की शक्ति का संविधान के भाग 9A में हाँ लिखा गया है, ठीक है ना। 9 में 73वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, ठीक है। 1992 में हुआ था, नहीं 1992 में, हाँ। उसका फिर 9A माने 9 का 74वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, वो ये भी 1992 में ही हुआ था। फिर 9B में जो कि 97वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, जिसमें सहकारी समिति को जोड़ा गया था, ठीक है। 97वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, जिससे 9B जोड़ा गया था, सहकारी समिति का। उसके बाद बोलते हैं कि आपात उपबंध संविधान के भाग 18 में दिए गए, हाँ सही बात है। जैसे 1952 क्या होते हैं कि 352, 52, 56 और 60, ठीक है ना, ये आर्टिकल है, ठीक है। संविधान के संशोधन से संबंधित उपबंध संविधान के भाग 20 में लिखा हुआ है, कहते हैं कि हाँ लिखा हुआ है। तो 1, 2, 3 तीनों सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं कि भारत के उच्चतम न्यायालय में निजता के अधिकार को भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया? निजता का अधिकार, 21 आर्टिकल 21 पुट्टा स्वामी का केस था, जिस आधार कार्ड का केस था, ठीक है ना। तो भारत के उच्चतम न्यायालय में निजता के अधिकार को भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में रखा गया था? आर्टिकल नंबर 21। तो हमको ये बताइए कि
आर्टिकल नंबर 15 किसके बारे में है, 16 किसके बारे में है, 19 किसके बारे में है। ठीक है, 19 तो है कि बोलने वगैरह, मतलब कि आज़ादी स्वतंत्रता के बारे में है। ठीक है, और क्या बोलते हैं कि 15 है कि 15 है जाति और जाति वगैरह के कारण आपको भेदभाव नहीं होगा। 16 में है कि आपको कहीं पे भी अगर सरकारी कुछ वैकेंसी में आपको जाति रीति क्या क्या बोलते हैं उसको, कास्ट क्रीड के हिसाब से आपको भेदभाव नहीं किया जाएगा, ये सब है। 17 में है 17 में छुआछूत है। ठीक है ना, 18 में शायद उपाधि का अंत है। 19 में तो बता ही दिए कि स्वतंत्रता है, बोलने की बात, घूमने की स्वतंत्रता, ये सब इसमें आ जाएगा। 21 में हो गया निजता के अधिकार के। ठीक है ना, निजता के अधिकार के को भारत के संविधान में आर्टिकल नंबर 21 से, पोट्टा स्वामी के आर्टिकल नंबर 21। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के कार्यभार संभालने से पहले संविधान सभा के अस्थायी सभापति कौन थे। ठीक है ना, तो सब लोग जानते हैं डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है ना, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी सदस्य बने थे। ठीक है, आगे बात करते हैं 11 दिसंबर को। ठीक है ना, आगे बात करते हैं कि यूनेस्को द्वारा जारी विश्व धरोहर सूची में शामिल की गई निम्नलिखित संपत्तियों पर विचार कीजिए। ठीक है ना, शांति निकेतन, रानी का बाग, होयसला के पवित्र मंदिर समूह। ठीक है ना, और बोध गया स्थित महाबोधि मंदिर परिसर। ठीक है, तो उपयुक्त में से कितनी संपत्ति को वर्ष 2024 में शामिल किया गया था। 2023 में कौन कौन शामिल हुआ था। 2023 में 2 हुआ है, कौन कौन, शांति निकेतन और होयसलर कुछ मंदिर है। ठीक है ना, होयलेश्वर है ना, होयलेश्वर ल छोड़ दिया है, होयलेश्वर मंदिर। ठीक है ना, तो 2023 में शांति निकेतन और होयलेश्वर मंदिर। ठीक है ना, होयलेश्वर मंदिर दोनों को मिला है शांति निकेतन। आगे बात करते हैं, क्या है अगला सवाल। अगला है कि संविधान में धन विधेयक के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। अनुच्छेद 109 में धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया का उल्लेख है। सही बात है, धन विधेयक राज्यसभा में पुनः स्थापित नहीं किया जाएगा। ठीक है, ये बात भी सही है कि धन विधेयक राज्यसभा में पुनः स्थापित नहीं किया जाएगा। ठीक है ना, ये बात सही है। राज्यसभा या तो विधेयक को अनुमोदित दे सकती है या परिवर्तन के लिए सुझाव दे सकती है, किंतु इसे अस्वीकार नहीं कर सकती है। ठीक है ना, मनी बिल को ये लोग क्या कहते हैं कि सुझाव दो लेकिन अस्वीकार नहीं कर सकते हो। अगला है कि राज्यसभा द्वारा धन विधेयक में सुझाए गए संशोधन को लोकसभा द्वारा स्वीकार करना होगा। नहीं, स्वीकार करना जरूरी नहीं कि स्वीकार किया जा सके। ठीक है ना, तो समझ में आ गया कि 109 में जो धन विधेयक का बात है। ठीक है ना, और 110 में, ठीक है ना, लोकसभा से ये स्टार्ट होता है हमेशा मनी बिल। ठीक है, राज्यसभा इसको रिजेक्ट नहीं कर सकती है। इस मामले में लोकसभा का ज़्यादा पावर है राज्यसभा से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं मनी बिल के मामले में। अगला है कि नारी शक्ति। ठीक है, नारी शक्ति बंधन अधिनियम के अंतर्गत के संबंध में निम्नलिखित बंद 18वीं लोकसभा से प्रभावी होगा। ठीक है ना, नारी शक्ति बंधन अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये उपबंध 18वीं लोकसभा से प्रभावी होगा, गलत है। अधिनियम बनने के बाद यह 15 वर्ष के लिए प्रवर्तन में रहेगा। 15 वर्ष तक प्रवर्तन में रहेगा। सही बात है। ठीक है ना, अगला इसमें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित कोटे के भीतर अनुसूचित जातियों की महिलाओं के लिए स्थान के आरक्षण के उपबंध हैं। ठीक है ना, तो उपयुक्त कथनों में से कौन से सही है। तो कथन कौन सा सही है भाई, कथन कौन सा सही है। कथन 3 सही है। 15 साल के लिए नहीं भाई,
ये तो हमको लग रहा है कि हमेशा के लिए वो रहेगा ना, 18वीं में नहीं, इसे मतलब समझ गए। तो ये सिर्फ और सिर्फ क्या है कि इनमें इनमें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित कोटे के भीतर अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए स्थान को आरक्षण के उपबंध है। ठीक है, आगे बात करते हैं कि प्रतिषेध रीट उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा किसी और किस प्रयोजन से जारी किया गया एक आदेश है। ठीक है ना। किसी सरकारी अधिकारी को उसे किसी विशिष्ट कार्रवाई करने से प्रतिबद्ध करने के लिए नहीं। संसद विधानसभा को मद्य निषेध पर कोई विधि पारित करने के लिए गलत है। निचली अदालत को किसी मामले में कार्रवाई जारी रखने का प्रतिषेध करने के लिए ये सही है। ठीक है ना। और क्या हुआ है कि ये सही है, सी सही है, और सरकार को उसे किसी असंवैधानिक नीति का अनुपालन करने से प्रतिषेध करने के लिए ये भी गलत है। आगे बात है अगला, यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में निम्नलिखित में से कौन सा नवीनतम समावेशन था। ठीक है, नहीं तो सबसे लेटेस्ट कौन है, गरबा है। इसमें छऊ, दुर्गा पूजा, कुंभ, ये सब तो पहले का है। गरबा सबसे ये है, क्या बोलते हैं, नवीनतम है। भारतीय अर्थव्यवस्था के सेक्टरों के संदर्भ में निम्नलिखित विषयों पर विचार करिए। तो कृषि उत्पादन और भंडार तो प्राथमिक में आ जाएगा, द्वितीय गलत है। ठीक है ना। डेयरी फार्म, ठीक है ना, प्राथमिक का सही है। खनिज की खोज तृतीयक में नहीं आएगा, ये खनिज की खोज, ठीक है ना, प्रथम में आ जाएगा। कपड़ा बुनाई मैन्युफैक्चरिंग द्वितीयक में सही है। तो इसमें कौन कौन सही है, इसमें सही है 2 सही है, और क्या बोलते हैं कि 4 सही है। तो नहीं, कपड़ा बुनाई चल रहा है, तो क्या मैन्युफैक्चरिंग ही हो रहा है ना। तो केवल 2, केवल 3, सभी 4 नहीं। तो इसमें केवल 2 प्राथमिक, ठीक है ना। कपड़ा बुनाई किस में आ जाएगा फिर, कपड़ा बुनाई करना था सेवा क्षेत्र में, तृतीयक में आ जाएगा क्या। अच्छा ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 के अनुसार संसद निम्नलिखित में से किसके द्वारा संविधान के किसी उपबंध में संशोधन कर सकेगी। ठीक है, परिवर्तन और निरसन, ठीक है ना, क्या कर सकती है इसमें, भारत के संविधान के अनुच्छेद क्या बोलते हैं कि परिवर्तन कर सकती है, निरसन भी कर सकती है, परिवर्तन, ठीक है ना, तीनों कर सकती है ना शायद। भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 के अनुसार संसद निम्नलिखित में से किसके द्वारा संविधान के किसी उपबंध में संशोधन कर सकती है। ठीक है, परिवर्तन, निरसन माने कि होता है कि हटा देना, परिवर्तन माने बदलाव करना, और परिवर्धन। ठीक है, तो कौन कौन हो जाएगा, 1 2 3 हो जाएगा क्या सर, ठीक कहने मारे। चलिए अभी से हम लोग स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है फाइनेंशियल सिस्टम। ठीक है, फाइनेंशियल सिस्टम पढ़ते हैं, देखते हैं मुद्रा, मनी क्या है। मनी एक विनिमय का साधन है, किसी वस्तु विनिमय के लिए जो जिस चीज़ का हम इस्तेमाल करते हैं, एक माध्यम है जिससे कि हम वस्तु का विनिमय करते हैं। ठीक है ना। और बात करते हैं जॉन मार्शल, ठीक है ना। जॉन मार्शल जो कि मुद्रा अर्थव्यवस्था की धुरी है, ये बात बोलने वाले कौन थे, जॉन मार्शल साहब थे। जॉन मार्शल साहब ने बोला था कि मुद्रा अर्थव्यवस्था की धुरी होती है, एक्सिस होती है। ठीक है, कि पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था, ठीक है ना, पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था मुद्रा पर ही घूमती है। ठीक है, मुद्रा का कार्य क्या है कि मुद्रा का कार्य है कि मूल्य वैल्यू को मापना और विनिमय का साधन है, माध्यम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मनी का टाइप कितना होता है, धातु मुद्रा होता है, जैसे कि कॉइन, सिक्के, चांदी, सोने के सिक्के। ठीक है, पत्र मुद्रा जिसमें करेंसी नोट 500 के नोट जैसे आगे वो हो गया। साख मुद्रा, क्रेडिट करेंसी जैसे चेक हो गया, डिमांड ड्राफ्ट हो गया। साख मुद्रा, ठीक है ना, साख मुद्रा, प्लास्टिक मनी, एटीएम कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ये सब आ गया। क्रिप्टो करेंसी, आभासी वर्चुअल, ठीक है, जैसे बिटकॉइन वगैरह हो गया, ये सब हो गया था। ठीक है, तो मनी कितना तरह का होता है, 5 तरह का होता है। पहला धातु मुद्रा, पत्र मुद्रा, साख मुद्रा, प्लास्टिक मनी और क्रिप्टो करेंसी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। साख मुद्रा को स्वीकार करने की बाध्यता नहीं होती है कि आपको चेक लेना एकदम अनिवार्य नहीं है, कि नहीं ली जाए तो कोई गलत नहीं हो जाएगा। लेकिन नगदी लेकिन आपको अगर जो लीगल टेंडर जैसे कि नोट वगैरह है उसको लेना आपको पड़ेगा। ठीक है ना, उसमें लीगल टेंडर होता है। ठीक है, नकदी की तरलता
सर्वाधिक होती है। सही बात है कि अगर जो कैश पैसा है तो बहुत ही लिक्विडिटी उसका बहुत ज़्यादा होगा, क्या कि आप कभी भी खर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या बोलते हैं कि एक्सचेंज पावर की, कोई चीज़ कितना जल्दी आप विनिमय हो जाएगा वो डिपेंड करता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है लिक्विडिटी के। जितना ज़्यादा पैसा जितना ईजिली पैसा अवेलेबल होगा, ठीक है ना, मनी लिक्विडिटी जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा एक्सचेंज पावर होगा, ठीक है। जिसके लोगों के पास जितना ज़्यादा पैसा होगा उतना ज़्यादा एक्सचेंज पावर होगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। मनी के कुछ टाइप हैं, ठीक है ना। मनी का कुछ कैटेगरी है, जैसे M0, M1, M3, ठीक है, ये सब है, ठीक है। तो M0 में क्या होता है, हाई पावर मनी, ठीक है ना। हाई पावर मनी को M0 बोलते हैं, हाई पावर मनी, ठीक है। हाई पावर मनी को M0 बोलते हैं। जैसे रिजर्व मनी इसी को बोलते हैं, रिजर्व मनी, हाई पावर मनी, ठीक है। M1 को नैरो मनी बोलते हैं, संकीर्ण मनी, ठीक है ना। नैरो मनी बोला जाता है M1 को, M1 में को नैरो मनी, M0 को बोला जाता है हाई पावर मनी, रिजर्व मनी, और M3 को बोला जाता है ब्रॉड मनी। M3 को ब्रॉड मनी विस्तृत या समग्र मुद्रा, विस्तृत और क्या बोलते हैं कि समग्र मुद्रा बोला जाता है। आगे बात करते हैं फाइनेंशियल सिस्टम, ठीक है। फाइनेंशियल सिस्टम कितने तरह का होता है, फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल सिस्टम में फाइनेंशियल मार्केट होता है। फाइनेंशियल मार्केट मुद्रा बाजार और पूंजी बाजार दो तरह का होता है। फाइनेंशियल मार्केट को दो पार्ट में बांटते हैं, मुद्रा बाजार और पूंजी बाजार। मुद्रा बाजार वो में आता है बैंकिंग और RBI, बैंकिंग और RBI मुद्रा बाजार में आता है। मुद्रा बाजार में बैंकिंग और RBI आता है, और पूंजी बाजार में हो गया शेयर मार्केट और सेबी आ गया, ठीक है। सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है ना। और शेयर मार्केट पूंजी बाजार में कैपिटल मार्केट और मुद्रा मार्केट, ठीक है ना। क्या बोलते हैं कि मनी मार्केट, ठीक है ना। आज दो तरह का हो गया। फिर बैंकिंग सिस्टम, ठीक है ना। बैंकिंग सिस्टम समझते हैं का इतिहास, थोड़ा सा बैंकिंग सिस्टम का इतिहास समझते हैं। 1770 ईस्वी में 1770 ईस्वी में बैंक ऑफ हिंदुस्तान आया। 1770 ईस्वी में बैंक ऑफ हिंदुस्तान कलकत्ता में आया, ठीक है। और भारत का पहला आधुनिक बैंक है ये, ठीक है। बैंक ऑफ हिंदुस्तान भारत का पहला आधुनिक बैंक है, लेकिन यह असफल रहा। इसमें विदेशी पूंजी लगा हुआ था, ठीक है। इसमें विदेशी पूंजी रहा। 1770 ईस्वी में बैंक ऑफ हिंदुस्तान आया, जो कि कलकत्ता में स्टेब्लिश हुआ, और भारत का पहला आधुनिक बैंक था, जो कि असफल रहा, विदेशी पूंजी, ठीक है ना। आगे बात करते हैं 1770 के बाद आ जाते हैं हम लोग 1806 में, ठीक है। 1806 में क्या हुआ था, 1806 में बंगाल, ठीक है। पहले 3 प्रेसिडेंसी था ना, बॉम्बे, मद्रास और बंगाल, ठीक है। बंगाल, बॉम्बे, तो बंगाल में तो पहले कैपिटल था कोलकाता, तो उसमें 1806 ईस्वी में बैंक ऑफ बंगाल आया, ठीक है ना। बैंक ऑफ बंगाल 1806 में बैंक ऑफ बंगाल, फिर 1840 में बैंक ऑफ बॉम्बे, फिर 1843 में बैंक ऑफ मद्रास आया, ठीक है। तो तीन प्रेसिडेंसी तो उस समय मेन था। कौन कौन सा, बंगाल था, बॉम्बे था, मद्रास था। बंगाल था, बॉम्बे था, मद्रास था। 1806, 1840, 1843, ठीक है। बात करता हूँ। और उसके बाद 1865 में इलाहाबाद बैंक आया। इलाहाबाद बैंक कब आया, इलाहाबाद बैंक 1865 में, 1865 में इलाहाबाद बैंक आया। 1865 में इलाहाबाद बैंक आया। उसके बाद बात करते हैं कि 1865 तक पहुंच गए थे। फिर 1881 में अवध कमर्शियल बैंक आया, का एस्टेब्लिशमेंट हुआ। अवध कमर्शियल बैंक 1881, अवध कमर्शियल बैंक 1881 में, ठीक है। भारतीयों द्वारा सीमित मात्रा में संचालित पहली बैंक, भारतीयों द्वारा सीमित मात्रा में संचालित बैंक कौन था, अवध कमर्शियल बैंक, अवध कमर्शियल बैंक 1881, ठीक है। 1894 में क्या हुआ, 1894 में माने कि 1900 ईस्वी से 6 साल पहले 1894 में पंजाब नेशनल बैंक आया नई दिल्ली में। पंजाब नेशनल बैंक पहला पूर्ण रूप से भारतीय द्वारा संचालित पहला बैंक था, ठीक है। और स्वामित्व ओनरशिप इसमें भारत का नहीं था। इसमें स्वामित्व माने कि पूरा ओनरशिप भारतीयों का नहीं था, लेकिन पहला पूर्ण रूप से भारतीयों द्वारा संचालित पहला बैंक कौन है, पंजाब नेशनल बैंक। तो थोड़ा सा हमको रिकॉल कर लेते हैं कि 1770 बैंक ऑफ हिंदुस्तान आया, ठीक है, कलकत्ता में, और जो कि असफल रह गया, ठीक है। 1870 के बाद हम लोग चलते हैं इधर, 1770 के बाद हो गया 1806 बैंक ऑफ बंगाल, 1840 बैंक ऑफ बॉम्बे, 1843 बैंक ऑफ
क्या बोलते हैं कि मद्रास, ठीक है। 1806, 1840, 1843, ठीक है। उसके बाद 1865 में इलाहाबाद बैंक आया, ठीक है। इलाहाबाद बैंक 1865 के बाद गति हुआ। 1865 के बाद 1800 कितना, 1881 था ना। 1865 के बाद 1881 में अवध कमर्शियल बैंक आया, जिसमें कि भारतीयों द्वारा सीमित मात्रा में संचालित वाला पहला बैंक था। उसके बाद 1894 आया। 1894 में पंजाब नेशनल बैंक, जिसमें पहला पूर्ण रूप से भारतीयों द्वारा संचालित पहला बैंक है, ठीक है, जिसका स्वामित्व लेकिन भारतीयों के पास नहीं था। फिर 1911 में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया आया, जो भारतीय स्वामित्व वाला पहला बैंक है, पूरी तरीके से भारत ओन करने वाला बैंक होना सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 1911 में। 1911 में फिर 1921 में क्या हुआ, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया आया, जिसका इसमें, ठीक है, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया 1921 में आया, ठीक है। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बना कैसे, 1921 में बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास, तीनों मिल के इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का इस्टेब्लिशमेंट हुआ, ठीक है। और बात करते हैं कि 1934 तक भारत का केंद्रीय बैंक यही था। 1934 तक भारत का केंद्रीय बैंक कौन था, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है ना। जब तक कि 1935 का अधिनियम के बाद RBI आ गया, उससे पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया ही केंद्रीय बैंक के जैसा काम करता था। इसका मेन फंक्शन था नोट छापना, ठीक है ना। बात करते हैं 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बैंक में केंद्रीय बैंक का निर्माण का बाद चला। और 1926 में यंग हिल्टन कमीशन आया। 1926 में यंग हिल्टन कमीशन, जिसको शाही आयोग बोलते हैं, वो आया। उसका उद्देश्य था समर्पित केंद्रीय बैंक की पूरी तरीके से समर्पित केंद्रीय बैंक का एस्टेब्लिशमेंट किया जाए। तो यंग हिल्टन कमीशन कब आया, 1826 में यंग हिल्टन कमीशन आया, जिसने 1934 का एक्ट लाया, जिसमें RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का बात हुआ। और 1 अप्रैल 1935 को इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ। 1 अप्रैल 1935 को इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ। इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में था शुरू में, लेकिन 1937 में 2 साल बाद, एस्टेब्लिशमेंट के 2 साल बाद मुंबई कर दिया गया, ठीक है। इसका कार्य होता है नोट इशू करना, ठीक है। 1949 बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट आया। 1949 1950 में संविधान लागू होना था, उससे 1 साल पहले ही बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट आया। RBI का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, ठीक है। प्राइवेट बैंक को चेंज करके गवर्नमेंट बैंक कर दिया। प्राइवेट बैंक से देखिए, राष्ट्रीयकरण किसको कहा जाता है, जब प्राइवेट बैंक को सरकारी बैंक में बदल दिया जाता है तो उसको राष्ट्रीयकरण के कहते हैं, ठीक है ना। तो भारत का पहला राष्ट्रीयकृत बैंक कौन सा है, RBI है, जिसको 1 जनवरी 1949 को राष्ट्रीयकृत कर दिया गया, ठीक है ना। और 1 जुलाई 1955 को, ठीक है ना, 1 जुलाई 1955 को इंपीरियल बैंक का नाम बदल के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया। स्टेट बैंक ऑफ का क्या बोलते हैं, स्थापना किस कमेटी के सिफारिश पे किया गया था। तो गोरेवाला समिति, कौन सा, गोरेवाला समिति। इसका ऐप का नाम है योनो ऐप, ठीक है ना। और बात करते हैं वर्तमान हेड कौन है इसका, वर्तमान हेड दिनेश खरा नहीं है अभी, दिनेश खरा पुराने थे, कुछ है चीनू, कुछ है ऐसे करके, ठीक है ना। तो वर्तमान हेड क्या बोलते हैं कि वर्तमान हेड, ठीक है। तो वर्तमान हेड कौन है अभी देख लेते हैं, 1 मिनट। भारत की सबसे बड़ी सार्वजनिक बैंक, भारत की सबसे बड़ी सार्वजनिक बैंक कौन है, भारत की सबसे बड़ी सार्वजनिक बैंक यही है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ही है, सॉरी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ही है। इसका हेड क्वार्टर नरीमन पॉइंट मुंबई में है, ठीक है ना। और इस ऐप का नाम योनो ऐप है, ठीक है, जो कि गोरेवाला कमेटी के सिफारिश पे होता है। अभी देख लेते हैं कि SBI, ठीक है ना, SBI के, ठीक है ना, SBI के हेड कौन है, थोड़ा सा देख लेते हैं। तो चलिए फटाक से लिख लेते हैं SBI, ठीक है, SBI विकीपीडिया। अभी कौन है हमको पता है, लेकिन नाम अभी एग्जैक्ट मुंह पे याद नहीं है, तो हम लोग सर्च मार लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। SBI के हेड कौन है, SBI के हेड अभी कौन है, थोड़ा सा नाम है, अच्छा देखिए यही है, चेला श्रीनिवासलू, ठीक है ना, चेला श्रीनिवासलू सेठी, ठीक है ना, चेला श्रीनिवासलू सेठी नाम है उनका, ठीक है। आगे बात करते हैं हम लोग अपना, फिर बैक टू PDF आगे होते हैं। देखिए इनका जो टैग लाइन क्या है, प्योर बैंकिंग नथिंग एल्स, ए बैंक टू कॉमन मैन, द बैंकर टू एवरी इंडियन, ठीक है ना। आगे बात करते हैं कि IDBI माने इंडियन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, 1964
1964 में 1964 मैंने कि 1/9/10 हो गया, 6/4/10 हो गया, 10/10। तो IDBI की स्थापना कब हुआ था? 1964 में, ठीक है। उसके बाद 19 जुलाई, मेरे बर्थडे से एक दिन पहले 19 जुलाई 1969, ठीक है ना। क्या है कि इसरो का भी इस्टेब्लिशमेंट ना 1969 में ही हुआ था। तब उसी साल में क्या हुआ था, लेकिन 19 जुलाई, मेरे बर्थडे से एक दिन पहले 19 जुलाई, ठीक है ना, 14 बैंक का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। आधार था कि 50 करोड़ रुपया से अधिक जमा राशि होना चाहिए, ठीक है ना। और उसके बाद दोबारा जो राष्ट्रीयकरण हुआ 15 अप्रैल 1980 को, ठीक है। 15 अप्रैल 1980 को 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, जिसका आधार था कि 20 करोड़ रुपये से अधिक जमा राशि हो, ठीक है। तो 12 जुलाई 1982 को, कौन नहीं जानता है कि नाबार्ड का स्थापना हुआ था। नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है ना। ठीक है ना। और शिवरमन समिति के सिफारिश पर ये आया था, और जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, और इसका के बी साची अभी हेड है, ठीक है ना। के बी साची इसके हेड हैं, ठीक है ना। तो नाबार्ड क्या होता है? नाबार्ड डायरेक्टली लोन नहीं देता है। नाबार्ड क्या करता है? वित्तीय संस्थान को ऋण बांटता है, उसके बाद वित्तीय संस्था उपभोक्ता को, कंज्यूमर को पैसा देता है। डायरेक्टली कोई आदमी नाबार्ड से उधार नहीं ले सकता है, लोन नहीं ले सकता है। फिर 1982 में ही 1982 में ही एक्जिम बैंक आया। 1982 में ही नाबार्ड जिस साल आया उसी समय एक्जिम बैंक आया, जिसका फुल फॉर्म होता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, राइट है, जो कि जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, ठीक है ना। और फिर 1990 में सिडबी आया। 2 अप्रैल 1990, सॉरी 2 अप्रैल 1990 को सिडबी आया, जिसका फुल फॉर्म होता है स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक हिंदी होता है, ठीक है। हेडक्वार्टर इसका लखनऊ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सिडबी का मुख्यालय कहाँ पे है। सबको लगता है मुंबई, लेकिन ये लखनऊ है। थोड़ा एक्सेप्शन है कि लखनऊ ज़्यादातर का मुंबई है, इसलिए सब मुंबई मार देता है, लेकिन सिडबी का मुख्यालय क्या बोलते हैं कि सिडबी का मुख्यालय क्या होता है कि लखनऊ में है, ठीक है ना। इसी के द्वारा स्टार्टअप इंडिया और मेक इन इंडिया का शुरुआत हुआ है। ये बात की डेट याद रख लिया, 2 अप्रैल 1990, ठीक है। आगे बात करते हैं समाजवादी झुकाव। पहले क्या था? पहले समाज के प्रति ज़्यादा झुकाव था, लेकिन 1991 में सरकार हस्तक्षेप बहुत करती थी। तो 1991 में क्या हुआ कि थोड़ा सा अर्थव्यवस्था बिगड़ने लगा, तो LPG लाया गया, जिसमें लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन को लाया गया, तब जाके अपना आर्थिक सुधार हुआ, ठीक है। तो निजीकरण, वैश्वीकरण, और क्या बोलते हैं कि निजीकरण, और क्या बोलते हैं वैश्वीकरण, और लचीलापन लाया गया थोड़ा सा, ठीक है। और अब बात करते हैं कि सरकार का हस्तक्षेप थोड़ा रोक दिया गया, ठीक है। विलय, अधिग्रहण और विनिवेश, ठीक है ना। माने कि निजीकरण में क्या मतलब है कि विलय इजीली हो सकता है, अधिग्रहण किया जा सकता है, और विनिवेश किया जा सकता है, ठीक है। आगे बात करते हैं विलय का, ठीक है ना। थोड़ा सा विलय माने कि बैंकों का विलय चालू हुआ, ठीक है ना। कब? 1993 में, 1993 में क्या होता है कि 1993 में सबसे पहले न्यू बैंक ऑफ इंडिया का विलय पंजाब नेशनल बैंक में हो गया, ठीक है ना। पंजाब न्यू इंडिया का विलय पंजाब नेशनल बैंक में हो गया। और 1 अप्रैल 2017 को 1993 में तो सबसे पहला कौन था? न्यू बैंक ऑफ इंडिया, जो पंजाब नेशनल बैंक में चला गया। फिर 1 अप्रैल 2017 को खतरा आया, और क्या हुआ? स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर, जयपुर, त्रावणकोर, पटियाला, मैसूर और हैदराबाद का, और भारतीय महिला बैंक सबका क्या हो गया कि SBI में हो गया, ठीक है ना। तो 1 अप्रैल 2017 को ध्यान रखिएगा, SBI में सबका विलय हो गया। कितने का? 1 2 3 4 5, और ठीक है ना। तो बीकानेर जयपुर हो गया, राजस्थान वाला त्रावणकोर हो गया भाई, त्रावणकोर हो गया केरल वाला, ठीक है ना। पटियाला हो गया, मैसूर हो गया, हैदराबाद। तो 5 ये हो गया भारतीय, 5 + 1 भारतीय बैंक, महिला बैंक, ठीक है ना। ये 1 अप्रैल 2017 को। आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। वर्तमान में पब्लिक सेक्टर के बैंक कितने हैं? 12 है, ठीक है ना। वर्तमान में पब्लिक सेक्टर के बैंक कितने हैं? 12 है। योजना है कि 10 सार्वजनिक बैंकों को आपस में विलय करके 4 बड़ी बैंक की स्थापना करना, ठीक है ना। फिर उसके बाद हुआ ओरिएंटल बैंक और यूनाइटेड बैंक। और यूनाइटेड बैंक का विलय पंजाब नेशनल बैंक में हुआ। पंजाब नेशनल बैंक हुआ क्या कि पंजाब नेशनल बैंक सबसे सेकेंड सबसे बड़ी बैंक है, ठीक है ना।
के बाद उसके बाद क्या बोलते हैं कि SBI के बाद सेकेंड सबसे बड़ी बैंक कौन है? पंजाब नेशनल बैंक है। उसमें ओरिएंटल बैंक और यूनाइटेड बैंक का विलय हो गया। सिंडिकेट बैंक का विलय कैनरा बैंक में हो गया। सिंडिकेट बैंक का विलय कैनरा बैंक में हो गया। इलाहाबाद बैंक जो कि 1806 में इस्टेब्लिश हुआ था। इलाहाबाद तो इलाहाबाद बैंक का विलय इंडियन बैंक में हो गया। इंडियन बैंक में इलाहाबाद बैंक का इंडियन बैंक में हो गया, ठीक है ना। विजया बैंक और देना बैंक ऑफ बड़ौदा में हो गया। लक्षद्वीप में ब्रांच खोलने वाला पहला निजी बैंक कौन है? HDFC बैंक लक्षद्वीप में ब्रांच खोलने वाला पहला निजी बैंक HDFC है, ठीक है ना। आगे बात करते हैं RRB रीजनल रूरल बैंक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, ठीक है ना। स्थापना हुआ था 2 अक्टूबर 1975 को। 2 अक्टूबर 1975 को रीजनल रूरल बैंक का स्थापना हुआ। भारत में कहाँ नहीं है? तो सिक्किम और गोवा, 2 ऐसा स्टेट है जहाँ पे नहीं है, सिक्किम और गोवा। छोटा है ना, इसलिए नहीं है यहाँ पे सिक्किम और गोवा में। सहयोग किसका होता है? कितना परसेंट पैसा लगाता है? तो 50% केंद्रीय सरकार पैसा देती है, 15% राज्य सरकार देती है और 35% पैसा स्पॉन्सर प्रायोजित बैंक देता है। जो स्पॉन्सर करता है बैंक वो देता है 35%, 15% सरकार देती है, मतलब कि राज्य सरकार, और 50% केंद्रीय सरकार देती है, ठीक है। आज का रिविजन यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं नए रिविजन सेशन में। तब तक के लिए बाय।